श्री सुरेश कुमार जी। अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। कल महामहिम जी ने अपना अभिभाषण पढ़ा और सरकार की उपलब्धियां यहां रखी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को बने हुए 2 वर्ष 3 महीने हुए और इन 2 वर्ष 3 महीनों के कार्यकाल में हमारी सरकार की उपलब्धियां बेहतरीन रही हैं। सबसे पहले जब सरकार बनी, हमें प्रदेश के अंदर 3 बड़ी चुनौतियों के साथ सामना करना पड़ा। पहली चुनौती प्राकृतिक थी। जब प्राकृतिक आपदा इस प्रदेश के अंदर आई और प्रदेश की जनता जो थी वो लाचार हुई, लेकिन सरकार ने बड़ी सूझबूझ के साथ उन हालातों को संभाला और सरकार ने जो प्राकृतिक आपदा थी उससे निपटने में हम कामयाब हुए। दूसरी आपदा हमारे ऊपर आर्थिक संकट की आई और प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में जितनी चर्चा आज इस बहस में हुई है, मैं कहना चाहता हूं कि जब हालात इतने खराब थे उस वक्त इनके बारे में कोई सोचा नहीं गया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक किया जाए। आज जो धन्यवाद प्रस्ताव भवानी सिंह पठानिया जी ने रखा, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें उस वक्त कही और प्रदेश की सारी जो वित्तीय स्थिति उसको प्रदेश की जनता के सामने रखा। अध्यक्ष महोदय, आरडीजी की बात करें, आरडीजी वर्ष 2020-21 में सबको पता था कि 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं उसमें इसमें निरंतर गिरावट आनी है, ये सर्वविदित था। लेकिन उस वक्त कौन से उपाय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए, जरा सदन में रखे इस बात को। आज हमारी जो आरडीजी है वो 3240 करोड़ रुपए के पहुंच गई है और ये स्थिति उस वक्त भी थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां से जा रही थी। लेकिन जाते जाते इन सारी परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने 900 ऐसे शिक्षण संस्थान और 900 ऐसे इंस्टीट्यूट खोल दिए जिनका बोझ जो था वो हमारी सरकार के ऊपर पड़ा। जब पता था कि हमारी वित्तीय स्थिति इतनी खराब है तो फिर क्यों ऐसा प्रदेश के अंदर इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए और प्रदेश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जब हमारे 2020-21 में आरडीजी का जो बजट था हमारे पास 11,500 करोड़ रुपए था। अगर इतना अच्छा वित्तीय संसाधन उस वक्त हमारे पास थे तो उनसे क्यों नहीं इन्होंने कर्मचारियों की पेंशन के भुगतान कर दिए, क्यों नहीं इन्होंने कर्मचारियों के जो एरियर थे वो दे नहीं दिए। उस वक्त तो वित्तीय स्थिति ठीक थी, तो उस वक्त इनको भुगतान तो चुकता करने चाहिए थे। ऐसा ना करके तत्कालीन सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के साथ भी धोखा किया है, प्रदेश के पेंशनर हैं उनके साथ भी धोखा किया है। अध्यक्ष महोदय, तीसरी चुनौती हमारे पास आई, इस प्रदेश में सरकार को गिराने का कार्य किया गया और खरीदो फरोख्त से सरकार बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन प्रदेश की जनता ने हमारा साथ दिया और दोबारा हमारी जो संख्या थी वो 40 हुई और ये इस बात का प्रतीक है कि प्रदेश की जनता का भरोसा हमारे ऊपर है, प्रदेश की जनता इस सरकार को चाहती है, ये इस बात का प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जैसे ही शपथ ली, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपने कार्यालय नहीं गए, वो उन बच्चों के पास गए जिनके माता नहीं थे, जिनके पिता नहीं थे, जो अनाथ बच्चे थे, और उनके पास जाने का जो उद्देश्य था वो प्रदेश में एक संदेश देने का था कि हमारी सरकार जो है वो प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक जाने का प्रयास करेगी। ये सरकार जो है
ये गरीबों की सरकार है, ये सरकार जो है बेसहारा लोगों की सरकार है, ये सरकार जो कर्मचारियों की सरकार है, ये सरकार जो है आम आदमी की सरकार है। ये संदेश देने का प्रयास हमारी सरकार ने किया और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला। आज जिन बातों के ऊपर चर्चा की जा रही है अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं हमारी सरकार ने इन 2 वर्षों के अंदर बेहतरीन कार्य किए हैं और माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने जो कल वक्तव्य दिया उसमें थोड़ी सी भी कोई ऐसी बात नहीं थी, सब बातें सत्य थी और वो जो अभिभाषण उनका था वो सत्य पर आधारित अभिभाषण था। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने का कार्य किया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, इसके लिए गरीबों के पास पैसा जाए, किसान की जेब में पैसा जाए, आम आदमी की जेब में पैसा जाए, उससे ये अर्थव्यवस्था सुधरेगी और उसके लिए हमारी सरकार ने कार्य आरंभ किया। हमारी सरकार ने दूध के ऊपर सब्सिडी दी और आज मैं सुन रहा था नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि ये तो बातें आप तक की सीमित है, गांव में नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जरा गांव की तरफ जाइए, उन लोगों की तरफ जाइए जिनका गुजारा दूध से चलता है, जिनका गुजारा जो है वो इस आमदन से चलता है, जो पशुओं से अपना जो जीवन यापन करते हैं, उनके पास जाइए, वो आपको सच्चाई बताएंगे। हमने दूध का मूल्य बढ़ाया, हमने प्राकृतिक खेती के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए जो प्राकृतिक खेती से की उपज है उसके ऊपर सब्सिडी देके आम लोगों की जेब में पैसा डालने का कार्य किया। यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था परिवर्तन की बात अगर हम करें, व्यवस्था परिवर्तन कोई दिनों दिन नहीं होता है, रातों रात नहीं होता है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए पहल करने की आवश्यकता होती है और उसमें निरंतर कार्य करने की आवश्यकता होती है और हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन को निरंतर आगे बढ़ा रही है और आने वाले समय में व्यवस्था परिवर्तन के नतीजे जो हैं इस प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। हमारी गारंटियों के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं की जा रही। हमने 1500 रुपए की गारंटी दी और भारतीय जनता पार्टी ने तो दिल्ली में 2500 की दे दी। हमारी 1500 की पूछ रहे हैं लेकिन 2500 के लिए वहां मना कर दिया है दिल्ली में। तो जरा अपना भी स्पष्ट कीजिए, आप 2500 रुपए की बात दिल्ली में कर रहे हैं, आप 2500 रुपए से मुकर गए हैं वहां, हम तो 1500 रुपए दे रहे हैं। हमारे लाहौल स्पीति की माननीय विधायिका यहां बैठी हैं, हमने पूरे लाहौल स्पीति में मैं पूछ रहा हूं, लाहौल स्पीति में हमारी सरकार ने हर महिला के खाते में पैसा डाला है और एक सच्चाई आपको और बताना चाहता हूं, प्लीज इंटरप्ट ना करें बीच में। 18,000 रुपए एक मुश्त पड़ा है महिलाओं के खाते में और उसका नतीजा यह है कि ये विधायिका वहां से जीत के आई है, ये महिलाओं के खाते में पड़ा है, ये महिलाओं के खाते में पड़ा है। और हमने डोडरा कुआर में पैसा दिया है और सरकार जो है निरंतर आगे बढ़ रही है इस बात पे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की सबसे बड़ी गारंटी हमने कर्मचारियों को दी थी, ओपीएस की गारंटी, और हमारी सरकार ने इस गारंटी को पूरा करते हुए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन से सम्मानित किया है और ये सच्चाई है। और आप ओपीएस की बात कर रहे हैं, आप जरा बात करिए, आपकी सरकार राजस्थान में है, वहां पे आपने ओपीएस बंद कर दी। आपकी सरकार मध्य प्रदेश में बनी, आपने ओपीएस वहां बंद कर दी। आपकी मंशा ऐसी है कि भविष्य में कभी गलती से आपकी सरकार आ गई तो आप हिमाचल प्रदेश में भी इस ओपीएस को बंद करने का इरादा रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि कर्मचारियों का पैसा कर्मचारियों का है। अरे कोई कर्मचारी थोड़ी गए थे वहां देने के लिए, कर्मचारियों का पैसा उस सरकार के माध्यम से केंद्र के पास पड़ा हुआ है और उसके अंदर भी 15% शेयर हिमाचल प्रदेश सरकार का है,
10% शेयर कर्मचारियों का है, वो भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं है। वो कर्मचारियों का पैसा, कर्मचारियों को मिलना चाहिए वो पैसा। आप गलत बयानबाजी करके और गलत आंकड़े पेश करके यहां लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथी आज यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि केंद्र से हमें ये मिला, केंद्र से ये मिला। कोई केंद्र से खैरात नहीं मिली। केंद्र ने जो हमें पैसा दिया है वो हमारा हिस्सा बनता है। केंद्र सरकार कभी कोई बाहर कमाने नहीं जाती है। केंद्र सरकार के पास पैसा कहां से आता है? वो जनता की जेब से जाता है। वो पूरे देश के अंदर जितने राज्य हैं उनसे इकट्ठा होके आता है और बाद में फिर वो उसी तरीके से जो है स्टेट्स में जाता है। ये संघीय ढांचे का नियम है और आप यहां पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारा हिस्सा नहीं दिया है, ये बात सच्चाई है। आज जो हमारे को केंद्र से पैसा मिल रहा है उसको कह रहे हैं कि केंद्र बहुत सारा पैसा दे रहा है। कौन सा पैसा ऐसा दिया है? अगर केंद्र सरकार की मंशा सही हो तो हमारा जो पीडीएनए का पैसा है उसको सरकार दे, हमारा जो 1200 करोड़ रुपए कर्मचारियों का उसको सरकार दे, या कोई बड़ा आर्थिक पैकेज हमारे इस आपदा के लिए दे, उसको कहा जाएगा खैरात। लेकिन जो पैसा हमें मिल रहा है वो केंद्र सरकार कोई खैरात हमें नहीं दे रही है, वो हमारा हिस्सा है। और संघीय ढांचे हम रहते हैं और लोकतंत्र में ये संघीय ढांचा जो है उसमें सबका हिस्सा होता है और वो सबको मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा की बात हम करें, हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य किए हैं और पहली कक्षा से इंग्लिश पढ़ाने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने वाला हिमाचल प्रदेश पूरे देश का पहला राज्य बना है। हमारी सरकार ने डे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए, हमने क्लस्टर प्रणाली यहां पे अपनाई और इसके साथ आज जो अभिभाषण कल महामहिम राज्यपाल जी ने पढ़ा उसमें आपने देखा होगा कि जो असर 2024 की रिपोर्ट आई उसमें हिमाचल प्रदेश पहले दर्जे पे आया है। ये केंद्र सरकार ने कराया है, ये केंद्र सरकार ने सर्वे कराया है और हिमाचल प्रदेश इसमें प्रथम आया है। कोविड महामारी के समय जो पढ़ाई में क्षति हुई थी उस क्षति की भरपाई के लिए जो कार्य सभी राज्यों ने किए उनमें हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर आया है। ये हमारी वचनबद्धता है और शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो कार्य हमने किए हैं उसका परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश अव्वल आया है। मैं अध्यक्ष महोदय ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं इतना कहना चाहता हूं, आज विपक्ष की जो चिंता है वो इस बात के लिए नहीं कि हिमाचल में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विपक्ष की बहुत सारी चिंताएं हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता आज ये है कि आज जो लोग यहां से छोड़ के गए थे वो वहां जाके ड्राइवर की कुर्सी पे बैठ गए हैं। ये चिंता आज विपक्ष की है। विपक्ष की चिंता ये है, आज बहुत सारे साथी हमारे जो यहां बैठे हैं ये सोच रहे हैं कि आज ये असली भाजपा में जाएं या भाजपा में रहें, क्योंकि अब असली भाजपा भी बन गई है। तो इनकी चिंता ये है, ये इस चिंता से ग्रसित है और इस चिंता से ग्रसित होके इनको प्रदेश का विकास नहीं दिख रहा है, इनको प्रदेश की जनता नहीं दिख रही है। आज जो भारतीय जनता पार्टी अपने भार के से जो है वो नीचे दब रही है। मुझे यही कहना था। मैं आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।